हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चंस पेपर लेकर के आए हैं जो आपकी श्योर सीरीज में क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो क्लास होगा फ्रेंड्स वो हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, और जिनका स्कोप है होम साइंस का, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास या फिर बाल विकास जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और पेपर फोर्थ हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पेपर का नाम है आपका समाज में परिवार का अध्ययन। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। ठीक है, यानी कि समाज में परिवार का क्या अध्ययन है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि मेन टॉपिक फ्रेंड्स हमारा क्या होने वाला है, परिवार। ठीक है, यानी कि जो फोर्थ पेपर है वो हमारा परिवार नाम का जो चैप्टर होगा उसी से रिलेटेड सारे ही आपके यानी कि जो भी आपके यूनिट्स वाइज चैप्टर बांटे गए हैं, ठीक है, सारे आपके परिवार से ही रिलेटेड होंगे। ओके, तो देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पेपर का नाम है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही याद करिएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी को समाज में परिवार का अध्ययन, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर देखेंगे और आज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चंस लिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने फैमिली से ही। ठीक है, यानी कि परिवार से। तो सभी लोग फ्रेंड्स सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना और कंटिन्यू चैनल पर जुड़े रहिए। आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। डेली के डेली हम आप लोगों के लिए जो श्योर सीरीज वाले क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व कराएंगे और जितने भी आपके जो लघु उत्तरीय यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट है और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके हम एक मैराथन क्लास चलाएंगे जिसमें कि आपके सारे ही क्वेश्चंस उसमें हम इंक्लूड करके आप लोगों को एक साथ पढ़ाएंगे। वो जो भी हमारी क्लास होगी वो लगभग 2-3 घंटे की होगी। जब वो एग्जाम में हमारा जो क्या है कि टाइम टेबल आ जाएगा तब हम उसको कराएंगे। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड उसको हम लोग पहले से अपनी तैयारी मजबूत करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। आप लोग जान लीजिए कि 2 घंटे के आपके पेपर होंगे। ठीक है, 2 आवर्स के आपके पेपर होंगे यहाँ यानी कि जो इस बार होने वाले हैं 2024 में। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के। तो देखिए जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि एकाकी परिवार की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट कितनी बार अथवा अथवा है, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि जो एकाकी परिवार है फ्रेंड्स, ठीक है, इसकी परिभाषा आपको बताना है और इसकी विशेषताएं, ठीक है, और इसके जो फंक्शन यानी कि कार्य है उसको यानी कि उसकी विवेचना करना। ठीक है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस को एक ही में जोड़ दिया है। अथवा करके फिर दिया है कि एकाकी परिवार पर पूर्ण टिप्पणी लिखिए या फिर एकाकी परिवार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो देखिए जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड, जब आपको टिप्पणी लिखने की बात आती है, ठीक है, जब कोई यानी कि कोई भी एग्जाम में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जब मिलता है तो उसमें अगर टिप्पणी लिखने के लिए दिया रहता है तो यानी कि जो भी टॉपिक दिया है उसकी पूरी हिस्ट्री आपको लिखना होता है। ठीक है, टिप्पणी का मतलब जैसे कि निबंध होता है कि कोई भी एक हम लोग टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज लिखते हैं। तो टिप्पणी का मतलब यही होता है कि जब हमारा एकाकी परिवार यहाँ पर दिया गया है तो उसकी अर्थ, परिभाषा, इसकी जो विशेषताएं होंगी और इसकी जो कार्य होगा, ठीक है, इन सबको हम लोग विवेचन यानी कि विस्तृत रूप में करके बताएंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और जब कि आप सभी लोग जानते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 400 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी की यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसी को देखते हुए हम इसके आंसर को देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहाँ पर एकाकी परिवार के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आंसर में क्या है कि परिवार के आकार एवं सम्मिलित पीढ़ियों की संख्या के आधार पर किए गए वर्गीकरण के अंतर्गत संयुक्त परिवार के अतिरिक्त परिवार का जो एक अन्य प्रकार उपलब्ध है उसे समाजशास्त्रीय भाषा में केंद्रीय परिवार या एकल परिवार कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रायः मूल परिवार भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इस प्रकार के परिवार में केवल 2 ही पीढ़ियों के सदस्य पाए जाते हैं, अर्थात यानी कि पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही एकल परिवार में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो संयुक्त परिवार होते हैं, ठीक है, उसमें आपके दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, और आपके बुआ फूफा भी हो सकते हैं, भाई भाभी भी हो सकते हैं, ठीक है, बहन जीजा भी हो सकते हैं और भी आपके जो छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है। ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि लगभग जो परिवार होता है उसमें 20 से 25 सदस्य होते हैं लगभग। ठीक है, यानी कि 15-20 सदस्य भी होते हैं। लेकिन जब आपकी एकाकी परिवार की बात आती है, ठीक है, सिंगल फैमिली की, तो उसमें क्या होता है पति पत्नी एवं उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं केवल वही एकल परिवार में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है? कि जो परिवार का आकार होता है, ठीक है? वो पीढ़ियों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत जो किया गया है संयुक्त परिवार, उसके अतिरिक्त जो परिवार का एक जो अन्य प्रकार उपलब्ध होता है फ्रेंड्स, उसको समाजशास्त्रीय भाषा में, ठीक है? समाजशास्त्रीय भाषा में हम लोग केंद्रीय परिवार भी कह सकते हैं या फिर उसे एकल परिवार भी कहा जा सकता है। देखिए, 1 नंबर के जब कभी भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, ठीक है? मिड टर्म के एग्ज़ाम में, तो पूछ देगा कि केंद्रीय परिवार किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो केंद्रीय परिवार होता है फ्रेंड, उसको समाजशास्त्रीय भाषा में ही एकल परिवार को ही केंद्रीय परिवार कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय परिवार या फिर एकल परिवार, ओके? तो यहाँ तक तो आप लोग का कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि एकल परिवार किसे कहते हैं, जहाँ पर पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, वही एकल परिवार कहलाता है, ठीक है? अब इसके बाद चलिए हम लोग एकाकी परिवार के जो अर्थ है, परिभाषा है, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है? देखिए क्या है एकाकी परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए है कि एकाकी परिवार पति पत्नी की बच्चों रहित अथवा अविवाहित बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति है, ठीक है? यानी कि जो एकाकी परिवार होता है फ्रेंड्स, इसमें पति पत्नी की जो बच्चे होते हैं, ठीक है? बच्चों रहित यानी कि बच्चे नहीं भी होते हैं तब भी माता पिता, जैसे कि जो निसंतानता होते हैं, ठीक है? पति पत्नी केवल अकेले ही रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी परिवार को हम लोग एकाकी परिवार कहेंगे। या फिर जिस परिवार में यानी कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक है? अब उसमें आपके कम हो या फिर अधिक स्थायी समिति के रूप में हो, ठीक है? तो ये सब आपके एकाकी परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अब देखिए इसके विद्वान हैं, ठीक है? यानी कि एकाकी परिवार के जो हैं, ठीक है? कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। सबसे पहले देखिए प्रोफेसर आई.आर. लोबी के मतानुसार क्या है जो इनकी परिभाषा है एकाकी परिवार की, ठीक है? तो देखिए जो प्रोफेसर आई.आर. लोबी जी कहते हैं कि जो एकल परिवार होता है उसमें प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं। देखिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं जो आपका परिभाषा यहाँ पर दिया गया है एकाकी परिवार के, ठीक है? और देखिए एकाकी परिवार से क्वेश्चन आना तय है क्योंकि आपका जो फोर्थ पेपर है फ्रेंड्स वो पूरे ही फैमिली पर ही आधारित है, ठीक है? यानी कि समाज में परिवार का अध्ययन था, तो यानी कि समाज में परिवार का किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, ठीक है? और इसके जो भी अलग-अलग वर्गीकरण होते हैं, सब इसको पढ़ना है। तो एकाकी परिवार जो है, एकल परिवार, ठीक है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन, ठीक है? तो आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो देखिए जो प्रोफेसर आई.आर. लोबी का मत था कि जो एकल परिवार होता है, ठीक है? उसमें प्रत्येक पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं, ठीक है? और सेकंड आपका है अकबर्न एवं नीमकाफ के अनुसार जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए जो अकबर्न एवं नीमकाफ है ये समाजशास्त्र के विषय में, ठीक है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका जो भी इनका कोटेशन होता है यानी कि जो भी डिफिनेशन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एकाकी परिवार से संबंधित जो भी है, ठीक है? तो आप लोग नोट जरूर करिएगा। देखिए इनका क्या कहना है अकबर्न एवं नीमकाफ का कि निसंतान पति पत्नी अथवा संतान अकेले पति या पत्नी वाला कम अथवा अधिक स्थायी समिति होती है। यानी कि जो निसंतान होते हैं, ठीक है? निसंतान पति पत्नी या फिर संतान अकेले पति या पत्नी वाला कम अथवा अधिक स्थायी समिति होती है, ठीक है? तो ये भी देखिए फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एकल परिवार के दोनों ही परिभाषाएं बहुत ही अच्छी दी गई हैं, तो आप लोग इसे नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। पेपर में कम से कम 2 डिफिनेशन आप लोग जरूर लिख करके आइएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है एकल परिवार की विशेषताएं, ठीक है? ठीक है, चलिए। देखिए जो एकल परिवार की विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो देखिए एकल परिवार की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आपका जो विशेषता होगा वो होगा छोटा आकार, ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं कि एकल परिवार में जो परिवार का आकार होता है वो काफी हद तक छोटा होता है, ठीक है? देखिए क्या है छोटा आकार में कि एकल परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही होते हैं, ठीक है? या यह भी कह सकते हैं कि एक ही पीढ़ी या अधिक से अधिक 2 पीढ़ियों के व्यक्ति इस परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है? माँ-बाप भी दूसरी पीढ़ी के रूप में अवश्य होते हैं, जो कि अपने बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण करते हैं। पति और उसकी स्त्री एक ही मकान में अपने बच्चों के साथ इन परिवारों में रहते हैं, ठीक है? छोटा आकार का मतलब
यही होता है कि परिवार में, एकल परिवार में आपके माता-पिता यानी कि पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही केवल रह सकते हैं, ठीक है? ये आपका यानी कि जो एकल परिवार का विशेषता है, छोटा आकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? यानी कि 2 पीढ़ी के सदस्य, एक तो आपके माता-पिता हो गए एक पीढ़ी के, ठीक है? और एक आप खुद होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 2 पीढ़ी के लोग ही एकल परिवार में केवल रहते हैं, ओके? चलिए अगला विशेषता देखते हैं क्या है? देखिए दूसरा है 2 परिवारों में संबंध, ठीक है? सेकंड आपका एकाकी परिवार की विशेषता है 2 परिवारों में संबंध। ये देखिए क्या कहता है कि एकल परिवार की दूसरी विशेषता यह है कि इस परिवार का संबंध 2 परिवारों के साथ मुख्यतः रहता है। बिल्कुल सही बात है कि जो एकल परिवार होता है फ्रेंड्स, इसकी ये दूसरी विशेषता है कि जो परिवार का संबंध होता है वो 2 परिवारों के साथ मुख्यतः रहता है, ठीक है? पहला तो देखिए स्त्री के परिवार के साथ, ठीक है? पहला आपके स्त्री के परिवार के साथ और दूसरा जो होता है अ वो पति के परिवार के साथ होता है, ठीक है? यानी कि एकल परिवार अपना संबंध 2 परिवारों के साथ रखता है। एक तो पूर्व स्थिति का संबंध जहाँ पर पति का जन्म होता है और दूसरी उत्पत्ति का परिवार जिसकी स्थापना पति विवाह के पश्चात करता है, ठीक है? और दूसरे प्रकार के संबंधों में पति के बच्चे सम्मिलित होते हैं। यानी कि देखिए जो एक जो होता है वो स्त्री के परिवार का साथ होता है, ठीक है? दूसरा उसके पति के परिवार का साथ होता है। यानी कि जो एकल परिवार होता है फ्रेंड्स, उसका संबंध जो होता है उसके 2 परिवारों के साथ रखता है, ठीक है? यानी कि एक तो पूर्व स्थिति का संबंध होता है, ठीक है? जहाँ पर जो पति का उसके जन्म हुआ रहता है, ठीक है? और जो दूसरा होता है वो उत्पत्ति का परिवार जिसकी स्थापना पति के विवाह के पश्चात होता है, ठीक है? तो वहाँ पर उसके पति के जो बच्चा होगा, ठीक है? वो अगली पीढ़ी आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर 2 परिवार निश्चित रूप से होते हैं, 2 परिवारों में ये संबंध होता है, ठीक है? यानी कि स्त्री के परिवार से और पुरुष के यानी कि पति के परिवार से, ठीक है? तो 2 परिवारों में 2 परिवारों के संबंध से ही एकल परिवार का निर्माण किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आप सॉरी सेकंड ऑप्शन नहीं, सेकंड पॉइंट, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट देखेंगे हम लोग एकल परिवार की विशेषता के बारे में, ठीक है? तीसरा है स्वतंत्र सामाजिक 1 मिनट। देखिए अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्र सामाजिक इकाई। यानी कि स्वतंत्र सामाजिक इकाई क्या होता है? देखिए क्या है, एकल परिवार पर व्यक्तिवाद का प्रभुत्व होता है, ठीक है? यानी कि व्यक्तिवाद, ठीक है? समझिएगा बात को कि जो एकल परिवार होता है उसपे व्यक्तिवाद का प्रभुत्व होता है, ठीक है? केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण हर मामले में हर प्रकार से रहता है, ठीक है? फलतः यह व्यक्ति अपने परिवार को एक प्रकार की स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में मानता है, यहाँ तक कि कठिनाइयों के समय के लिए भी सबसे पहले सॉरी कठिनाइयों के समय के लिए भी पहले से ही तैयार रहता है। इस प्रकार के लोग अन्य परिवारों पर आश्रित नहीं रहते और न अन्यों पर निर्भर रहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यानी कि देखिए जो स्वतंत्र सामाजिक इकाई होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो एकल परिवार होता है वो व्यक्तिवाद का प्रभुत्व होता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो खुद पर डिपेंड होना चाहता है, यानी चाहता तो नहीं, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो खुद पर डिपेंड होता है, ठीक है? यानी कि वो न तो दूसरों पर आश्रित होता है और न ही उसको दूसरों पर आश्रित यानी कि निर्भर रहने में उसे प्रसन्नता का अनुभव करता है वो, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो जो एकल परिवार होता है वो व्यक्तिवाद का प्रभुत्व होता है। केवल व्यक्ति हर नियंत्रण मामले को हर प्रकार से करता है, ठीक है? यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार को एक प्रकार से स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में वह मानता है, ठीक है? और जो भी कठिनाई होती है उसके समय के लिए भी पहले से ही वो तैयार होता है अपनी जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको सामना करने के लिए, ठीक है? तो जो स्वतंत्र सामाजिक इकाई है, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगले आपके पॉइंट की तरफ चलेंगे। चौथा देखते हैं क्या है, ठीक है? देखिए चौथी विशेषता है माता पिता की प्रधानता, ठीक है? देखिए एकल परिवार में फ्रेंड्स प्रायः माता पिता की प्रधानता देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है, एकल परिवार में जो प्रधान होता है घर का वो आपके माता पिता ही होते हैं। यानी कि परिवार के माता पिता केवल उसी समय तक अपने बच्चों पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, अब तक कि वे विवाह नहीं कर लेने, और जैसे ही माता पिता अपने बच्चों के विवाह संपन्न कर देते हैं उसके बाद यानी कि तत्पश्चात उन्हें पूर्ण स्वतंत्र यानी कि जिम्मेदार कर देते हैं, ठीक है? और कभी कभी उनको संपत्ति का अधिकार भी विवाह के पश्चात दे दिया जाता है, और जैसे ही बच्चों का विवाह हुआ वे अपनी संपत्ति को लेकर अलग परिवार स्थापित कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो माता पिता की प्रधानता की बात कही गई है फ्रेंड्स कि जो एकल परिवार होता है, ठीक है, इसमें आपके माता पिता की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है? और परिवार के देखिए फ्रेंड्स जो माता पिता होते हैं केवल उसी समय तक अपने बच्चों पर नियंत्रण रखते हैं जब तक कि उनका विवाह नहीं हुआ रहता है। और जैसे ही माता पिता देखिए आज के प्रेजेंट टाइम में
आधुनिक समय में ज़्यादातर आप जैसे कि देखेंगे जहाँ पर एकाकी परिवार है, ठीक है? संयुक्त परिवार में कोई रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है लोगों के बीच, अंदर ही अंदर खुल के बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? अंदर ही अंदर वो क्या होता है कि उनकी जो मानसिक संतुलन होता है वो काफ़ी बिगड़ जाता है जॉइंट फैमिली में, ठीक है? तो देखिए जो यानी कि जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं माता-पिता की, वो बच्चों को जो नियंत्रण रखते हैं, ठीक है? वो विवाह के पूर्व तक ही रखते हैं। जैसे ही वो अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर वो एक बच्चे जो हैं उनके, ठीक है? उसको एक ज़िम्मेदार बना देते हैं, स्वतंत्र यानी कि ज़िम्मेदार कर देते हैं। क्या होता है कि फिर जब बच्चों की शादी हो जाती है, तो फिर वो अपने माता-पिता से अलग होकर के, जैसे कि यहाँ पर बात कहा गया है कि उनको जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है? वो विवाह के पश्चात दे दिया जाता है, जिसके बाद वे अपनी संपत्ति को लेकर के अलग हो जाते हैं, फिर वो एक अपनी नई एकाकी परिवार बनाते हैं, ठीक है? यानी कि अपने माता-पिता को छोड़ देते हैं, और बहुत ही जगह ऐसा होता है कि शादी के बाद ही देखेंगे तो बेटे-बहू अलग हो जाते हैं, माता-पिता फिर अपना बुजुर्ग हो गए हैं, खाना-पीना है, खुद से अकेले रहें, ठीक है? अपने जीवन में चाहे जैसे भी रहें, लेकिन कुछ लोगों का है कि बहुत कम ही लोग हैं प्रेज़ेंट टाइम में जो कि संयुक्त फैमिली में हैं, ठीक है? यानी कि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर क्या है कि एकाकी परिवार में रह रहे हैं, ठीक है? और ज़्यादा लाभ फ्रेंड्स देखिए आपको जॉइंट फैमिली में ही होगा, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें भी आपको जॉइंट फैमिली में ही होंगी, ठीक है? दोनों ही बात है। हर जगह आपको लाभ है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं हानि ज़रूर होगी, ठीक है? एकाकी परिवार में भी आपको रहने की लाभ है, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें हानियाँ भी मिलती हैं, ठीक है? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो हमारा क्वेश्चन पूछा है केवल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, एकल परिवार के कार्य, यानी कि एकल परिवार के क्या-क्या कार्य हैं, ठीक है? तो देखिए क्या है कि जिस प्रकार देखिए संयुक्त परिवार का प्राचीन काल सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है? संयुक्त परिवार ने महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक उसी प्रकार आज एकल परिवार महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अब ये देखते हैं कि एकल परिवार के संयुक्त कार्य निम्नलिखित प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इस एकल परिवार के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला तो आपका यौन संबंध है, ठीक है? देखिए यौन संबंध में क्या कहा गया है कि जो एकल परिवार होता है फ्रेंड्स, उसका मुख्य कार्य होता है स्त्री और पुरुष में, यानी कि पति और पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना, ठीक है? तथा उसकी वैधता प्रदान करना। देखिए जो एकल परिवार है फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें क्या होता है कि चूंकि जो पति पत्नी होते हैं, ठीक है? दोनों होते ही हैं, अतः संयुक्त परिवार में क्या होता था कि अपेक्षा अधिक मुक्त होते थे, ठीक है? यानी कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा वो अधिक मुक्त होते हैं एकल परिवार में और यौन संबंध करने के लिए, ठीक है? तथा वह उन्मुक्त होकर यौन संबंधों का आनंद उठाते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमने अभी बताया है कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो वहाँ पर सदस्यों की जो संख्या होगी आपके परिवार में 20 से 25 होगी या फिर 15 से 20 होगी। लेकिन क्या होता है जब एकल परिवार में आप रहेंगे तो आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए लोग एकल परिवार ज़्यादातर चुन रहे हैं आज के जो आधुनिक समय में जो भी आपके यानी कि दंपत्ति हैं, ठीक है? पति-पत्नी हैं, वो लोग एकाकी परिवार में रहना चाहते हैं। कोई भी किसी चीज़ का हर एक चीज़ से छुटकारा, ना कोई उनको डिस्टर्ब करे, ना ही कोई रोके-टोके, ठीक है? वो अकेले एकदम संतुष्ट रहना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए देखिए यौन संबंधों के लिए तो एकाकी परिवार आपका काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और लेकिन इसके बजाय जो आपका संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली है उसके लिए ठीक नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए एकाकी परिवार की बात की गई है तो ये बहुत ही अच्छा है उसके लिए। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे कि आपका पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, एकल परिवार के कार्य, ठीक है? पहला तो आपका था यौन संबंध, ठीक है? सेकंड है आपका पालन-पोषण के कार्य, ठीक है? देखिए पालन पोषण के कार्य में क्या है कि एकल परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण केवल विवाह तक ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया है अभी पिछला यानी कि जो विशेषता था उसमें दिया गया था कि जो माता पिता होते हैं बच्चों को तभी तक नियंत्रण में रखते हैं जब तक उनका विवाह नहीं होता है। जैसे ही उनका विवाह कर दिया जाता है उन्हें स्वतंत्र यानी कि जिम्मेदार बना दिया जाता है, ठीक है? देखिए आगे क्या है कि उसके बाद उनको पूर्णतया अपनी जीवन निर्वाह करने की छूट दे दी जाती है, ठीक है? दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एकल परिवारों को पूर्ण रूपेण परिपक्व होने तक बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, ठीक है? माँ बाप की यह जिम्मेदारी होती है कि वे उसकी संतान की देखभाल शादी होने तक करें और फिर उनको एक अलग घर बसाने के लिए स्वतंत्र कर दें अथवा संतान पर से अपना नियंत्रण हटा ले। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। देखिए जो एकल परिवार होता है उसमें माँ बाप जो होते हैं उनके जो बच्चों का पालन पोषण होता है वो उनके केवल विवाह तक ही
करते हैं। यानी कि जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तभी तक बच्चों को नियंत्रण में रखते हैं, तभी तक उनका पालन-पोषण करेंगे, उसके बाद उनको पूर्णतः अपना जीवन निर्वाह करने के लिए छूट दे दी जाती है एकल परिवार में, ठीक है? यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें कि हम यह कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एकल परिवार होता है वो पूर्ण रूपेण यानी कि परिपक्व होने तक बच्चों का पालन-पोषण करना पड़ता है। यानी कि जब तक बच्चा अपरिपक्व होता है, यानी कि जब तक वो परिपक्व नहीं हुआ रहता है, ठीक है? अपरिपक्व होता है, तब तक माता-पिता उसका पालन-पोषण करते हैं, ठीक है? और देखिए ये माँ-बाप की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसकी संतान की देखभाल शादी होने तक करें, फिर उनको वह एक अलग घर बसाने के लिए स्वतंत्र कर दें, यानी कि संतान पर से अपना जो नियंत्रण है उसको हटा ले। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्लियरली कर पाएँगे। और देखिए हमने बहुत ही अच्छे ब्लैक एंड ब्लू यानी कि टाइपिंग करके आप लोग यानी कि आप लोगों को अच्छे से बताया है, जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम्स में लिखते हैं हेडिंग वाइज डाल करके, ठीक है? उसी प्रकार से हमने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किया है, श्योर सीरीज वाले ही क्वेश्चन है, बट हमने इसको अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से लिया है, ठीक है? आप लोगों को भी समझने में काफी अच्छा होगा। यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? और हाँ, एक चीज और देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जो कल आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया था, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट किया था आप लोगों के लिए, कुछ लोग का कमेंट था कि मैम क्या वो क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे तो ये फंसेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से 50 से 80% क्वेश्चंस फंसने के चांस होते हैं, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में आए हैं वो लॉन्ग में आने के चांसेस रहते हैं, और जो लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने की चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर देखिएगा, सिलेबस को एक बार जरूर देखिएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? जैसी सिलेबस होती है यानी कि उसी को आधार मान के अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट की जानी चाहिए, ठीक है? चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया है, अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। और देखिए हमारा अगला पॉइंट है सामाजिकरण का कार्य, ठीक है? देखिए सामाजिकरण का कार्य क्या है कि एकल परिवार में माता-पिता द्वारा ही बच्चों का सामाजिकरण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप सामाजिकरण की बात करने के लिए आती है, जैसे कि आप लोग जब जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, हमने देखिए थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर जॉइंट फैमिली के भी बारे में हम आप लोगों को दे दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यदि आप लोग पेपर में उसका भी एग्जाम्पल डाल लेंगे ना, तो आप लोगों को जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि जो जॉइंट फैमिली होता था फ्रेंड्स, वो बच्चों का सामाजिकरण करने के लिए वहाँ पर उसके चाचा-चाची, अन्य भाई-बहन, दादा-दादी, बुआ ये लोग सभी लोग होते हैं, ठीक है? उसका सामाजिकरण करने के लिए। लेकिन जब आप एकल परिवार में जाएँगे तो उसके माता-पिता के अलावा उसका सामाजिकरण करने के लिए कोई नहीं होता है, ठीक है? आगे है कि बच्चों को भाषा, रहन-सहन एवं नियंत्रण तथा नियमित जीवन व्यतीत करने की प्रथम शिक्षा परिवार में ही दी जाती है, ठीक है? और परिवार ही बच्चों को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करता है, और परिवार ही बच्चों को प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जो बच्चा होता है वो परिवार से ही, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाया जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है? और सबसे पहला सामाजिकरण का जो पहला रूप होता है फ्रेंड्स, वो आपका परिवार होता है। यानी कि बच्चे का जो सबसे पहला सामाजिकरण का संस्था होता है वो आपका परिवार होता है, उसके बाद आपका पास पड़ोस होगा, उसके बाद आपका स्कूल वगैरह जो भी है, ठीक है? लेकिन सबसे पहला क्या होता है, आपका परिवार होता है, ठीक है? जो बच्चा है वो जन्म लेता है, सबसे पहले अपने परिवार में आता है, अपने माता पिता से संपर्क करता है, और सामाजिकरण के जो कार्य हैं वो उनका माता पिता का यानी कि परम कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को एक सामाजिक प्राणी बनाए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यदि आप लोगों को जो भी इसके अंतर्गत लिखा है नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इतना हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं, तो इसे आप लोग अपने लैंग्वेज में भी समझ के लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया, थर्ड पॉइंट क्या था, सामाजिकरण का कार्य, ओके। अगला हम लोग देखेंगे स्थिति प्रदान करना, ठीक है? फोर्थ क्या है आपका, स्थिति प्रदान करना। देखिए स्थिति प्रदान करना में क्या है कि एकल परिवार का केवल यही कार्य नहीं होता है कि संतानों को जन्म दिया जाए और दूसरे परिवार के सदस्यों पर संयुक्त परिवार की तरह छोड़ दिया जाए, ठीक है? अपितु इन परिवारों से जन्म लेकर विवाह तथा नौकरी लगने तक अथवा कोई दूसरा धन्या मिलने तक, यानी कि धंधा मिलने तक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। पश्चात देशों में एकल परिवारों ने यह कार्यभार अपने ही ऊपर ले रखा है, ठीक
ठीक है, और भारत में एकल परिवारों का यह प्रमुख कार्य समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। देखिए स्थिति प्रदान करना के बारे में क्या हो जाएगा कि यानी कि जो एकल परिवार होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें एक केवल यही कार्य नहीं होता है कि संतान को जन्म दिया जाए और दूसरे परिवारों के सदस्यों पर यानी कि संयुक्त परिवार की तरह छोड़ दिया जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो परिवार है फ्रेंड्स, ठीक है, वो जन्म से लेकर के विवाह तक यानी कि विवाह तक या फिर आपकी जब तक नौकरी नहीं लग जा रही है, ठीक है, या फिर जो आपका बच्चा है वो उसको कोई और धंधा नहीं मिल जाता है, तब तक अपने यानी कि उनके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों का पालन पोषण और उनको अपने खुद के नियंत्रण में रखे, ठीक है, और उनका पालन पोषण अच्छे से करे, उनको जो भी उनकी जरूरत है उसको जरूरतों को पूरा करे। ये सब आपके माता पिता का कर्तव्य होता है एकल परिवार के तहत, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो एकल परिवार है, ठीक है, उसमें कार्यभार भी अपने ऊपर ले रखा है, ठीक है, एकल परिवार में, ठीक है, और भारत में एकल परिवार यह प्रमुख कार्य समझा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। भारत में क्या होता है हमारे इंडिया में कि जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती है या फिर वो किसी यानी कि कोई जॉब नहीं कर लेता है या फिर वो किसी धंधा पानी में नहीं लग जाता है, ठीक है, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि भाई उनका खर्चा चलाए, जो भी उनकी जरूरतें हैं अपने बच्चों की वो पूरा करे, ठीक है। तो ये सब आपके एकल परिवार के तहत आता है स्थिति प्रदान करना के अंतर्गत। ओके, आई होप आप लोगों को ये भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है आपका धार्मिक कार्य, ठीक है। धार्मिक कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए भारतीय एकल परिवारों में माता पिता का स्थान एक धार्मिक पुरोहित का होता है। ऐसा विचार विशेषतया पिता की स्थिति के संबंध में पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो पिता, यहाँ पर पीना हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत है, ये पिता होगा, ठीक है। पिता एकल परिवार में पारिवारिक पुरोहित का कार्य करता है क्योंकि केवल वही व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए तथा जीवन के कर्मकांडों को करने के लिए समय समय पर प्रेरित करता रहता है। यानी कि जो भारतीय आपका एकल परिवार होता है फ्रेंड्स, उसमें माता पिता का स्थान एक धार्मिक पुरोहित का होता है, ठीक है। यानी कि जब धार्मिक कार्य के बारे में आप लोग बात करेंगे तो जो आपके माता पिता का स्थान होता है वो आपके धार्मिक पुरोहित का होता है। पुरोहित का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे कि जो भी धर्म स्थान है जहाँ पर पूजा पाठ होता है उसमें एक धार्मिक पुरोहित होते हैं, ठीक है, जो पंडित जी होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके जो धार्मिक पुरोहित है वो आपके एकल परिवार में माता पिता का स्थान होता है, ठीक है। और ऐसा विशेषता यानी कि ऐसा विचार विशेषता जो पिता की स्थिति के संबंध में होता है उसको पाया जाता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड जो पिता होता है वो आपके एकल परिवार में पारिवारिक पुरोहित का कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति अपने परिवार को परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए तथा जीवन के कर्मकांडों को करने के लिए समय समय पर प्रेरित करता है, ठीक है। यानी कि पिता के द्वारा ये सब किया जाता है एकल परिवार में, ठीक है, न कि माता के द्वारा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा धार्मिक कार्य के बारे में, यानी कि परिवार एकल परिवार के जो कार्य होते हैं, ठीक है, इसमें से एक आपका धार्मिक कार्य है और 6 पॉइंट है आपका, और लास्ट यही है आर्थिक सहयोग, ठीक है। देखिए आर्थिक सहयोग क्या कहता है, एकाकी परिवार के ये सब कार्य के अंतर्गत है, ठीक है। आर्थिक सहयोग में है कि एकल परिवार में इस कार्य की पूर्ति परिवार के सभी सदस्यों की सहायता से होती है, ठीक है। परिवार की, ये त्वी क्या है भाई, चलिए ये तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे था परिवार के, यहाँ पर स्त्री होगा, ठीक है, और यहाँ पर स्त्री होगा, ठीक है। स्त्री और उस स्त्री का पति दोनों ही मिलकर अपना कार्य करते हैं और एक दूसरे की आर्थिक सहायता करने में लगे रहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर सबसे बड़ा लड़का एवं यानी कि जो लड़की होती है वो भी इस कार्य में अपने माँ बाप की सहायता करते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं समझा जाता है। केवल देखिए जो पति पत्नी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ देखिए जो टाइपिंग है फ्रेंड्स उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, आप लोग समझते रहिएगा। पति पत्नी, ठीक है, अपनी अपनी कमाई से अपने अपने बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और विवाह करने की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यानी कि जो आर्थिक सहयोग होता है, ठीक है, जब भी देखिए अपने बच्चों की यानी कि लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, उनके पालन पोषण करने के लिए, शिक्षा के लिए और उनके विवाह करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो माता पिता, ठीक है, उनको जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो खुद की समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो एकल परिवार की बात की गई थी फ्रेंड्स आर्थिक सहयोग में, ठीक है, इसकी पूर्ति करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की सहायता होती है, ठीक है। और परिवार के जो स्त्री होती है और जो उस स्त्री का जो पति होता है, ठीक है, दोनों मिलकर के ही अपना कार्य करते हैं और एक दूसरे की आर्थिक सहायता करने में लगे रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि पति पत्नी दोनों ही घर के बाहर जाकर के कार्य करते हैं, ठीक है। यदि कोई जॉब करता है तो दोनों ही जॉब करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस में है तो दोनों ही सोचते हैं कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ करें
ताकि दोनों ही एक दूसरे को सहायता कर सके, आर्थिक स्थिति यानी कि जो उनका आर्थिक लाभ है वो दे सके, ठीक है। बच्चों के पालन पोषण में, शिक्षा में, विवाह में जो भी उनकी जो भी उनसे हो सकता है वो दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है, आर्थिक स्थिति को अपनी यानी कि यथासंभव बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा पॉइंट, ठीक है। इसमें देखिए जो फ्रेंड्स आप लोगों के जो एकाकी परिवार के क्या था, कार्य था, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट था। पहला था आपका यौन संबंध, दूसरा है पालन पोषण का कार्य, थर्ड है आपका सामाजिक ऋण का कार्य, फोर्थ है स्थिति प्रदान करना, फिफ्थ है आपका धार्मिक कार्य और सिक्स है आपका आर्थिक सहयोग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकाकी परिवार के बारे में अच्छे से। चलिए, तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो लोग कर दीजिए। चैनल है आपका @लर्न विथ अल्पना, जिसे हम लोग लर्न विथ अल्पना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए, ठीक है। उसमें ऑल वाला जो पोर्शन आता है बेल आइकन के बटन को, वो आप लोग टच कर देंगे, वहां पर दबा देंगे, तभी जो भी हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो तुरंत आप लोगों के पास चली जाएगी। और आप लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारी जो भी वीडियो होती है आने वाली, हम उस पे उसका लिंक दे देते हैं। कोई भी यानी कि जानकारी होती है, कुछ भी नॉलेज देना होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबको दे देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 4th पेपर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहा, जो हमने आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस किया है, ठीक है। इसका आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में रिविजन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।